गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद ये लगा रहा हूँ कि आपने पिछली वाली क्लास में जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स दिए थे वो आपने रिवाइज कर लिए होंगे अच्छी तरह से। पर आज मैं आपसे बच्चों ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मुझे आज बहुत सारे प्रॉब्लम्स करवाने हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं ऐसे प्रॉब्लम्स आपको करवाऊंगा जो IIT एडवांस लेवल तक के हैं, लेकिन आप भी उनको बड़ी आसानी से कर पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा था। तो अब आप सोचेंगे हमें कुछ बच्चे जो बोर्ड स्पेसिफिक हैं वो बोलेंगे हमें IIT एडवांस की ज़रूरत क्या है। तो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, देखो जो बच्चे IIT एडवांस तक के प्रॉब्लम्स कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि बोर्ड आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, CBSE आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। तो ये मेरा एडवाइस है आपको कि ये जो प्रॉब्लम करवा रहा हूँ आप करिए, है ना। IIT एडवांस लेवल तक के लिए बच्चों के लिए है ये। अगर आपको मीन्स अगर सिर्फ फ़ायदा मिलता है तो कोई बात नहीं, कोई ठीक है। अगर कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, आपके लिए कम से कम प्रैक्टिस हो जाएगी, बोर्ड की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो आज मैंने जैसा कि आपको कहा था कि हमें आज काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स कवर करने हैं, बहुत सारे डिफरेंट केसेस कवर करने हैं और टाइम काफ़ी कम है, तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे आपको प्रॉब्लम्स की तरफ ले जा रहा हूँ। और आज मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अब अभी इसके पहले आपने पढ़ा था कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या सिंपल मैग्निफिकेशन। तो ये सिंपल मैग्निफिकेशन तो हम जानते हैं, सिंपल मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, है ना। तो ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो देखो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है, यहां लिख देता हूं मैं हेडिंग, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। आप नोट कर लीजिए कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता क्या है। मान लिया हमने कि ये कोई मिरर है, कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, ये उसका फोकस है, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां मान ले ऐसा रखा हुआ है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट, थोड़ा और मैं पीछे ले लूं इसको क्योंकि हमें काफी स्पेस कवर करनी होगी, थोड़ा और पीछे से ले रहा हूं मैं क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल है ये। इसमें ऑब्जेक्ट रहा होता है अलोंग द एक्सिस, लेंथ वाइज ऑब्जेक्ट रखा होता है। तो ये मेरा कॉनकेव मिरर ले लिया मैंने, ये इसकी प्रिंसिपल फोकस है, ये रहा फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल है, ये कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं, कॉन्वेक्स भी ले सकते हैं। तो मान लिया कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसा रखा हुआ है अलोंग द लेंथ, सपोज AB मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक, और इसकी लेंथ है LO। तो अब आपने देखा कि मीन्स इसकी AB लेंथ है, तो इसकी एंड B की जो C पर है उसकी इमेज तो C पर ही बनेगी, लेकिन इन्वर्टेड बनेगी, सेम साइज की बनेगी, है ना। एंड B C पर है, C पर बनेगा। अच्छा, एंड A इसका कहां पर है, एंड A इसका बियॉन्ड C है, तो वो एंड A उसका यहां पर आएगा, बिटवीन C एंड F आएगा, ठीक। तो ये एंड B यहां आ गया, तो B डैश एज इट इज और एंड A डैश यहां आ गया। तो ये हो गया आपका लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन लेंथ ऑफ इमेज। तो लीनियर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है, आप इसको नोट कर लीजिए सब लोग, ये होता है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। आप जब तक नोट कर रहे हैं मैं इससे रिलेटेड एक आपके लिए प्रॉब्लम निकालता हूं। चलिए ठीक है, मान लिया ये फोकल लेंथ है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट में मान लू सपोज लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दी हुई है, सपोज इट इज कितनी दी हुई है, सपोज दी हुई है 20 सेंटीमीटर। कितनी है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, 20 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब आप यहां देखें कि एंड B के लिए ये हो जाएगा UB, तो एंड B के लिए ये हो जाएगा VB, दोनों सेम जगह बनेंगे। एंड A के लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा जिसको हम लिख सकते हैं UA, और एंड A की इमेज यहां बन रही है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा VA, ठीक। एंड B का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस C पर है, उसकी इमेज C पर ही बनेगी,
तो ये हो गया वी बी एंड बी का, एंड ए का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर से पोल से इस एंड ए का डिस्टेंस यू ए हो गया, और ये बियॉन्ड सी है तो इसकी इमेज एस सी और एफ के बीच में आएगी, ए डैश पर आएगी, तो ये डिस्टेंस हो गया वी ए। तो अब मेरा लेंथ ऑफ इमेज क्या हो गया, लेंथ ऑफ इमेज मेरा हो गया जैसा कि आप देख पा रहे हैं एज यू सी, लेंथ ऑफ इमेज क्या हो गई, देखिए ये हो गई मेरी वी बी माइनस वी ए, ये लेंथ ऑफ इमेज हो गई, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गई, ये हो गई यू ए माइनस यू बी। ये भी आप नोट कर लो, शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। एंड ए की का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालेंगे, एंड बी का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो दिया रहेगा आपको, एंड बी की इमेज डिस्टेंस निकालेंगे, एंड ए की इमेज डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा लेंथ ऑफ इमेज, और इन दोनों एंड्स के बीच का यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। और मुझे दिया हुआ है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इसका 20 सेंटीमीटर, ये मुझे निकालनी है लेंथ ऑफ इमेज एज वेल एज मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, क्या वैल्यू है इसकी लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक, ओके। अच्छा अब यहां पर आ जाते हैं, आप देखिए ये पी बी, अब ये इसका फोकस है कितना, फोकस इसका मैंने लिया है 20 सेंटीमीटर, तो इसका फोकस ये मार्क आएगा 20 सेंटीमीटर, ये आएगा 40 सेंटीमीटर पे सी, ठीक है। तो अब मुझे एंड ए की बात कर लेता हूं, एंड बी की इमेज बी पर ही बनेगी। अब एंड ए का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, पी से सी तक ये कितना हो गया 20 ए 40, और ये इसकी लेंथ है कितनी 60, तो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ए, तो यू ए कितना हो जाएगा, यू ए हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। ये अब इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये वही चीज है जो हम इसके पहले भी देख पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यू ए की वैल्यू आ गई, तो अब मैं देखता हूं यू बी क्या था मेरा, यू बी था -40 सेंटीमीटर, बी के एंड बी का पोल पी से, तो यह -40 सेंटीमीटर, एंड बी का इमेज सी पर है तो सी पर ही बनेगी, तो ये वी बी हो जाएगा, ये भी -40 सेंटीमीटर। और ये हम पढ़ चुके हैं, इसके पहले 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं उसके। अगर मैंने कहा था कि मैं एक पर्टिकुलर केस लेके चलूंगा, ये पर्टिकुलर केस लेके चलूंगा तो आपकी कैलकुलेशन आराम से जल्दी जल्दी होगी, और अपन को बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने का टाइम लगेगा। तो अगर हम जानते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है 30, तो इमेज बनती है 60 सेंटीमीटर मार्क पर, और अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है 60 तो उसकी इमेज बनती है, हम जानते हैं, इसको कैलकुलेशन आप खुद करके देख लीजिए, इतनी प्रैक्टिस आपने की हुई है, ये बनेगी अपनी -30 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर, ठीक है ना, ओके। तो अब मेरा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया, वो तो दिया है मुझे, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ये हो गया, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट वी यू ए माइनस यू बी, तो यू ए माइनस यू बी मुझे दिया हुआ है ये -a to b, ठीक है ना, a to b ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यहां लिख रहा हूं मैं लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज हो जाएगी मेरी कितनी हो जाएगी, हो जाएगी -40, ठीक है। बी ए बी था, ए डैश बी डैश, ए डैश कितना है आपका, ए डैश आपका 30 और ये आपका कितना 40, तो ये हो जाएगा 30 - 40 यानी -10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ इमेज हो गई। आसान था ये तो, कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। तो लीनियर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होगा, ये होगा लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ इमेज मेरी -10 सेंटीमीटर दी हुई है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है ना। तो ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आएगी, आएगी -1/2, दैट इज 0.5 विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन इसलिए आया कि इमेज का ऑर्डर चेंज हो गया, पहले ए बी था, अब ये ए डैश बी डैश ऑर्डर रिवर्स हो गया, ए टू बी था, ए पहले बी बाद में, बी नियर द मिरर था, अब ए नियर द मिरर हो गया। इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं। होपफुली कि आपने नोट कर लिया हुआ ही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर आ रहा हूं, मुझे जल्दी करना है, मुझे आज बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको डिफरेंट लेवल के कराने। आज हम डिस्कस करने वाले ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड्स मिरर, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर, तो मिरर की स्पीड, इमेज की स्पीड कितनी होगी, और अगर मिरर की भी स्पीड अगर उसको हम मीन से कंसिडर कर लें तब क्या होगा। तो बेटा मैं जरा जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूं। एक दूसरा केस देखो, मेरे पास ये एक मुझे दिया हुआ है कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दी हुई है, ये उसका फोकस है, ये उसका सी, और अगर ये 20 सेंटीमीटर मार्क है तो ये ऑफकोर्स 40 सेंटीमीटर मार्क होगा, ये हम जानते हैं।
अब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है LO, जिसकी लेंथ है कितनी 2 मिलीमीटर इसकी लेंथ, और सपोज ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां, AB मेरा ऑब्जेक्ट, लेंथ उसकी 2 मिलीमीटर है। अब आप बोलेंगे क्या इसको भी कोई मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा इसके पहले वाला किया था वैसा इसमें भी कर लेंगे, बिल्कुल कोई मुश्किल बात नहीं है, इसको भी वैसे ही कर सकते हैं जैसे इसके पहले वाला प्रॉब्लम हमने की थी। लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी, जरा देखिए एंड बी। बच्चों अब अगर क्लास में आप होते तो मैं आपसे खुद पूछता, ये बीचों बीच रखा हुआ है 2 मिलीमीटर है ये, तो अब P से B के डिस्टेंस कितनी हो गई, PB यानी UB, एंड B का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, आप इसमें से 0.1 मिलीमीटर कम कर दो तो ये कितना हो गया, 40 में से 0.1 मिलीमीटर आपने कम किया, ये हो गया 39.9 सेंटीमीटर। इसी तरह एंड ए का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया PA। अब मैं समझता हूं कि आप समझ में आ रहा होगा आपको, UA एंड ए का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, 40 में 1 मिलीमीटर ऐड करो तो ये हो गया 40.1 सेंटीमीटर। अब बच्चों एक बात बताओ, ये डेसिमल्स इन्वॉल्व हो गए हैं 39.9 एंड 40.1। अब हमें फिर वही वाला फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला लगाना है इसमें, 1/f = 1/v + 1/u, जैसे यहां लगाए थे इसके पहले हमने 30 एंड 60 निकाला था, बार बार नहीं निकालते उसको, एक ही बार निकालना काफी है, समझाने के लिए था वो। लेकिन अब जब डेसिमल्स आएंगे तब इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा कैलकुलेशन इतना आसान नहीं होगा, अब हमारा कैलकुलेशन थोड़ा टीडियस हो जाएगा। तो अब ऐसी प्रॉब्लम्स जहां हमारा कैलकुलेशन बड़ा टीडियस हो जाता है, जब वो बहुत माइन्यूट क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती है ना, 40.1 ऑर्डर की, तो जब माइन्यूट क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं तो बेटर ऑप्शन हमारा क्या होता है, हमारा बेटर ऑप्शन होता है हम कैलकुलस यूज करें। तो ठीक है, अब इसको प्रॉब्लम को हम कैलकुलस की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ये वाला जो पहला मेथड था वो किसके लिए था, जब आपका ऑब्जेक्ट जो था उसकी लेंथ सफिशिएंट थी, कंपेरेबल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंथ थी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ फोकल लेंथ से काफी कम है तो हमारा ये वाला कन्वेंशनल मेथड हमें ये काम नहीं देगा, बल्कि हमें कैलकुलस मेथड यूज करना पड़ेगा। तो अब जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि अब जरा बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना होगा यहां। अगर मैं कहूं कि एंड बी की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UB है और एंड A का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UA हो गया, तो A से B तक मैं जब चलता हूं तो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो रहा है, भले ही ये चेंज स्मॉल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में जो चेंज हुआ वो हुआ UA माइनस UB। ये कैलकुलस का बेसिक सही है। अब लेकिन जो हमारी ये जो क्वांटिटीज बहुत स्मॉल है तो ये DU हो जाएगा UA माइनस UB, क्योंकि क्वांटिटीज मेरी काफी स्मॉल है। और A से लेकर B तक की जो टोटल चेंज इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक्चुअली यही तो होगा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और यही तो होगा मेरा लेंथ ऑफ इमेज। आप समझ गए ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U के ऊपर इमेज डिस्टेंस V डिपेंड करती है, दैट इज V डिपेंड्स ऑन U। इसका मतलब यह हुआ कि हमें जो लेंस फॉर्मूला है 1/f को हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट मिरर फॉर्मूला, रादर मिरर फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू U। मुझे मिरर फॉर्मूला को विथ रिस्पेक्ट टू U डिफरेंशिएट करना होगा, तब मुझे लेंथ ऑफ इमेज भी मिल जाएगी और मुझे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट भी मिल जाएगी। तो ये है मेरा मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। इसको मैं लिख सकता हूं f की पावर -1 और उसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं d/du = ये हो जाएगा मेरा d/du ऑफ v को आप ऊपर ले जाओगे तो पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी, प्लस ये हो जाएगा d/du ऑफ u को आप ऊपर ले जाओगे इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है ना। अब फोकल लेंथ कांस्टेंट है और हम जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो मैंने इसको लिख दिया 0। अब यहां पर मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, बार बार वही फॉर्मूला यूज होता है, डिफरेंशिएशन का होगा फॉर्मूला यूज यहां। और हम जानते हैं d/dx ऑफ x की पावर n = n की पावर n-1। सबको मालूम है फॉर्मूला, ये कई बार आप पढ़ चुके हैं फॉर्मूला ये वाला। तो ये हो जाएगा -1 v की पावर, ओहो मुझे थोड़ा फंक्शन ऑफ फंक्शन यूज करना पड़ेगा इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के पहले। तो क्या यूज करूंगा मैं, d/dv ऑफ v की पावर -1 इंटू dv/du। देखिए dv से dv कैंसिल है, ओके यहां पर मुझे करने की जरूरत नहीं, तो ये हो जाएगा
-1, यहाँ अप्लाई करूंगा फॉर्मूला ये वाला, -1 u की पावर -1 ये वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। ओके, तो ये हो गया, बिल्कुल जो यहां यूज किया वो यहां भी आएगा, ये हो जाएगा -1 v की पावर -2 इंटू dv अपॉन du। याद रखो ये dv अपॉन du क्या है, यही dv अपॉन du मेरा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है, इसको, इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो ये हो जाएगा -1 u की पावर -2। अब मैं इस टर्म को ऊपर ले जा रहा हूं, ये वाला टर्म मैं यहां ले आता हूं, ठीक है ना, v नीचे जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी पावर इसकी, और ये वाला नेगेटिव टर्म आप साइड चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका मीन्स इसको साइड चेंज करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ये। तो ये हो गया v की, ये पूरा टर्म यहां ले आया dv अपॉन du, और v जब नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन v स्क्वायर इक्वल टू ये वाला माइनस मैंने यहां लिख दिया, ठीक है ना, और ये हो गया u 1 अपॉन u स्क्वायर, u की पावर आप नीचे ले जाओगे, इस टर्म को इसका रेसिप्रोकल लोगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो dv अपॉन du इज इक्वल टू -v अपॉन u होल स्क्वायर। ये है वो फॉर्मूला जिससे हम कैलकुलेट करेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ठीक। और इसको मैं लिख सकता हूं dv अपॉन du इज इक्वल टू माइनस, अब ये v अपॉन u क्या होता है, v अपॉन u माइनस एम बी होता है, तो ये हो जाएगा -m स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले हैं इसको कैलकुलेट करने के, आप जरा ये जल्दी नोट करिए। अब प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। जब तक आप प्रॉब्लम नोट कर रहे हैं मैं एक क्वेश्चन यहां लिख देता हूं। डेटा में ऐसा ले रहा हूं कि आपको समझने में आसानी हो। 30 सेंटीमीटर मार पर ये हमारा 1 मिलीमीटर का या 2 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। 2 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट है, 30 सेंटीमीटर के ऊपर रखा हुआ। तो मुझे मालूम है कि इसकी लेंथ, इसकी इमेज कहां बनेगी। 30 सेंटीमीटर अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है तो 60 सेंटीमीटर के ऊपर इसकी बनती है इमेज। तो मुझे मालूम है कि इसकी इमेज थोड़ी सी मैग्नीफाइड होकर बन जाएगी, कितनी, 60 सेंटीमीटर मार्क पर बनेगी। तो u इक्वल टू हो जाएगा -30 सेंटीमीटर और v इज इक्वल टू हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। मुझे डेसिमल के वाले टर्म्स यूज नहीं करते हैं, इससे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड होगी, इससे हमें आसान मेथड चाहिए। तो आज जब क्वांटिटीज बड़ी स्मॉल है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक। तो क्या दिया है आपको दिया है यहां पर u की वैल्यू दी हुई है, v की वैल्यू दी हुई है, आपको लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट आपका 2 मिलीमीटर है, आपको निकालनी है लेंथ ऑफ इमेज, ठीक है। होपफुली ये सब आपने नोट कर लिया होगा। डायरेक्ट आपको यहां प्रॉब्लम के ऊपर लेके आ रहा हूं, नोट कर लिया होगा आपने। जो चीज रह जाए आप उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। ओके, ये मेरा फॉर्मूला है, मुझे कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ इमेज कितनी है और मुझे कैलकुलेट करना है इसका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कितना है। तो ये मेरा फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू माइनस में डायरेक्ट लिख दूं dv अपॉन du लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v अपॉन u होल स्क्वायर। तो dv इज इक्वल टू माइनस साइन तो उसके ऑर्डर चेंज हो जाता है, नियरर एंड अपोजिट फार्दर हो जाता है। तो du v अपॉन u होल स्क्वायर। अब ये du कितना है, मेरा du की वैल्यू दी हुई है, कितना दी हुई दिया हुआ आपको, ये देखो du मुझे दिया हुआ है कितना, 2 मिलीमीटर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां आ जाएगा हमारा 2 मिलीमीटर में आएगा, और ये v किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। तो -60 अपॉन -30 होल स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल हो गया 2, ठीक। तो -2 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो लेंथ ऑफ इमेज अब आ जाएगी -8 मिलीमीटर। नोट कर लीजिए। ये तो होगी लेंथ ऑफ इमेज। अब m इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन du होता है, -8 अपॉन -2। तो ये मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की वैल्यू हो जाएगी माइनस कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। नोट कर लो बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं।
अब देखा आपने ये कितना, इस मेथड से कितना आसान हो गया ये। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, प्रॉब्लम आसानी है ये। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आ रहा हूं। ऑब्जेक्ट इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर। अब एक नया केसेस, अब ये प्रॉब्लम जो है नीट और एम्स के लेवल के प्रॉब्लम में आपको करवा रहा हूं। मैं दोबारा एक बात दोहराऊंगा कि ये प्रॉब्लम करने से आपको सीबीएसई में फायदा ही मिलेगा, है ना। अभी मत सोचना कि आप हमें तो नीट तो हमें करना नहीं है, आईआईटी एडवांस लेवल तक तो जाना ही नहीं है, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो आपको उसमें फायदे मिलेगा, आपको बोर्ड में तो फिर आपको उसका बहुत एडवांटेज मिलने वाला है। तो ऑब्जेक्ट इन मोशन, ऑब्जेक्ट इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, स्फेरिकल मिरर की बात हो रही है। तो ये मेरा स्फेरिकल मिरर है और ये इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये इसकी फोकल लेंथ जो भी होगी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, इसकी पोजीशन कहीं भी हो सकती है, मैं इसकी पोजीशन ले रहा हूं बिटवीन एफ एंड सी, ठीक। और ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड दी हुई है मुझे कैपिटल वी ले लेता हूं, वी ओ, एंड दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द मिरर विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, इसकी स्पीड है वी ओ। अब आप बोलेंगे कि आपको मालूम ही है, आपने इसके पहले प्रॉब्लम्स किए हुए, जब ऑब्जेक्ट होता है बिटवीन फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बिल्कुल हम जानते हैं कि इमेज कहां बनती है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। हम खूब अच्छी तरह से कर चुके हैं। इसका मतलब ये कि इसकी इमेज अगर इस ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस पोजीशन किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर यहां पर है, तो इसकी इमेज थोड़ी मैग्नीफाइड बनेगी और बियॉन्ड सी बनेगी, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जाएगा हम जानते हैं इसकी इमेज मिरर से दूर होती जाएगी नेगेटिव डायरेक्शन में। अब सवाल ये कि करना कैसे, और ये डिस्टेंस है मेरा u एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, और ये डिस्टेंस है मेरा v एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट और पर्टिकुलर मोमेंट। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है u की वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है ना। जो ये vo जितना ज्यादा होगा u विथ टाइम उतना ही कम होगा। बच्चों समझ रहे हो ना बात, ये जरा ध्यान से। ऑब्जेक्ट की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उसका डिस्टेंस u विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मिरर से उतना ही उसका डिस्टेंस जल्दी जल्दी कम होगा। तो अब बात सीधी सी है कि vo है du अपॉन dt। अब आप समझ गए होंगे, अगर u जल्दी जल्दी चेंज होगा तो v भी जल्दी जल्दी चेंज होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज dv अपॉन dt। नोट कर लीजिए, जब तक ये वाला पार्ट मैं रब कर देता हूं। दोबारा बता रहा हूं, नीट और एम्स में तो ये प्रॉब्लम, और जेईई मेंस, ये प्रॉब्लम जेईई मेंस का और नीट का और एम्स के लेवल का है। और एक बात बच्चों याद रखो कि जो प्रॉब्लम नीट या जेईई मेंस में आती है वो प्रॉब्लम 2-3 साल के बाद सीबीएसई में आ जाती है। पुराने पेपर्स उठा के देखिए, जेईई मेंस के जो प्रॉब्लम दिए रहते हैं वो 2-3 साल के बाद, या नीट या एम्स के प्रॉब्लम जो दिए रहते हैं वो 2-3 साल के बाद पता चला वो सीबीएसई में चले आ रहे हैं, ठीक। अब ये आ चुके हैं, इसके पहले तो हो सकता है ये सीबीएसई में आ जाए, तो आप सबके लिए यूजफुल है ये। तो अब मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद, अगर मुझे वेलोसिटी ऑब्जेक्ट दी हुई है तो मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज। और ये जैसा कि मैंने बताया, आपको एक्सप्लेन किया, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है आपने बोला, मुझे मिरर फॉर्मूला को u और v में रिलेशन कौन बताता है, मिरर फॉर्मूला बताता है। और मुझे यहां दिखाई दे रहा है कि मुझे इस मिरर फॉर्मूला का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सीधे यहां पर इसके ऊपर आ रहा हूं। तो मेरा मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेटा थोड़ा जल्दी चल रहा हूं, मुझे बहुत सारे केसेस करने हैं भी, है ना। आप रिवाइंड करके देख सकते हैं अपने डाउट्स, बाद में जब अपना सेशन चलेगा तो आप डाउट भी अच्छी तरह से पूछ सकते हैं। अभी मुझे जल्दी जल्दी करना, बहुत सारे पार्ट्स कवर करने, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, बीच के स्टेप में लिखूंगा नहीं। तो ये हो जाएगा d बाई dt ऑफ f की पावर -1 इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ v की पावर -1 प्लस d बाई dt ऑफ u की पावर -1। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। इसके पहले भी इसका डिफरेंशिएशन 0 था, कांस्टेंट है, फोकल लेंथ चेंज नहीं होती, u और v तो चेंज हो रहे हैं लेकिन ये चेंज नहीं होता।
तो ये हो गया 0। अब यहां दोबारा चेन रूल लगा दूंगा मैं, तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा d बाई डी वी ऑफ v की पावर -1 इंटू डी वी अपॉन डी टी, ये वाला अपना टर्म आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज, प्लस यहां भी वही मुझे करना पड़ेगा d बाई डी यू ऑफ u की पावर -1 इंटू डी यू अपॉन डी टी, है ना। ये मेरा वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसको सीधे सॉल्व कर लेता हूं। तो अब ये हो जाएगा, मैं यहां ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, ये हो जाएगा v की पावर -2 और dv बाई डी टी है मेरी वेलोसिटी ऑफ इमेज, और ये हो जाएगा माइनस u की पावर -2 कर चुके हैं इसके पहले, इसलिए स्टेप्स नहीं पर अब बता रहा हूं पूरी। ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इस टर्म को मैं यहां ले आता हूं पीछे, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस मीन्स आप साइड चेंज करोगे पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो v की पावर उसको नीचे ले जाओ ना मैं, तो v i और ये यहां आ गया तो इसकी पॉजिटिव हो गया ये, और v को मैं जब इसकी नीचे लाऊंगा तो इसकी पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो गया v स्क्वायर, ये वाला माइनस यहां आ गया, vo यहां आ गया, u को मैं नीचे ले गया तो ये इसकी पावर भी नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि vi इज इक्वल टू माइनस vo v अपॉन u होल स्क्वायर। किसका फॉर्मूला ये? वेलोसिटी ऑफ इमेज। अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है तो इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात और ध्यान से सुनिए, वी आई इज इक्वल टू माइनस वी ओ, और v अपॉन यू क्या होता है? ये माइनस एम होता है, आप जानते हैं, है ना। तो और एक फॉर्मूला बता दूं आपको मैं शॉर्टकट, वी आई इज इक्वल टू माइनस वी ओ, और ये माइनस एम को मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस एम का होल स्क्वायर, एम स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ अपॉन एफ माइनस यू होल स्क्वायर। ये और भी शॉर्टकट हो गया। तो अब ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है? इस फॉर्मूला में माइनस साइन शो कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी इमेज की वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस मूव कर रही है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बच्चा जरा नोट कर लो जल्दी, फिर एक प्रॉब्लम हम करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। मान लिया मेरे ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड है, और इसकी फोकल लेंथ एज यूजुअल मैं 20 सेंटीमीटर ले रहा हूं, और इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये जो है ये मैं 30 सेंटीमीटर ले रहा हूं। ये मुझे अब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, v की वैल्यू -60 सेंटीमीटर आएगी। आप कैलकुलेट करके देख लेना, ये u है, ये v है ना। जब u 30 होता है, फोकल लेंथ 20 होती है, u 30 होता है, तो हमें बार बार एक ही चीज को करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ पकड़ लूंगा ताकि टाइम से वो अपना, तो ये -60 हो गया। अब देखो बच्चों, ये कितना मुश्किल प्रॉब्लम लग रहा था ना, ये कितना प्रॉब्लम कितना आसान हो गया ये। होपफुली अब आपने नोट कर लिया होगा। तो अब मैं यहां लिख रहा हूं वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मेरी कितनी दी हुई है? 5 मीटर पर सेकंड दी हुई है ना। और मैं यहां पर इसी डेटा को यूज कर रहा हूं, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। ये कितना था मेरा? -60 था इमेज डिस्टेंस, ये माइनस यू कितना था? ये 30 था, और होल स्क्वायर हो गया ये, तो ये हो गया -5, 32 सा 60 है ना, और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो इमेज की वेलोसिटी हो जाएगी -20 मीटर पर सेकंड। बच्चों नोट कर लो, आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, मैंने इससे किया। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा, घबराना नहीं, आप आसानी से करोगे। ऑब्जेक्ट, अच्छा यहां थोड़ा सा एक चीज मेरा दिल चाह रहा है कि आपको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर दूं। अगर ये मेरा जो मिरर है, अगर ये मिरर भी मूव कर रहा है सपोज इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मिरर मूव कर रहा है, ये मिरर की स्पीड है, ठीक। तो अब इस फॉर्मूला को मुझे थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब ये मेरी जो ऑब्जेक्ट और इमेज है दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो अब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा, और मिरर और इमेज मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो इफ Vm इज ऑल्सो गिवन, इफ Vm इज गिवन, तो ये मेरा फॉर्मूला मॉडिफाइड हो जाएगा। देखो मिरर की स्पीड Vm और ये इमेज अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो उनकी स्पीड्स रिलेटिवली क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। अच्छा याद रखो बच्चों एक बार यहां की ये वी आई और जो वी ओ है, यहां पर हमने मान लिया कि मिरर हमारा रेस्ट में है और ये वी आई और ये वी ओ किसके रिस्पेक्ट में?
स्पीड थी ऑब्जेक्ट की और इमेज की विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, लेकिन अब मिरर खुद भी स्पीड में आ गया। तो अब वी आई और वी एम अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां मैं लिखूंगा इसको वी आई प्लस वी एम विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अब इमेज की स्पीड इतनी हो जाएगी रिलेटिव टू मिरर ही, मिरर की स्पीड यहां 0 है, इज इक्वल टू, अब ये हमारा ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, मुझे यहां लिखना पड़ेगा कि ये हो जाएगा वी ओ माइनस वी एम, ठीक है ना, वी ओ माइनस वी एम लिखना पड़ेगा, और बाकी पूरा फॉर्मूला एज इट इज है। तो ये हो जाएगा कितना, उसके बाद ये देखिए फॉर्मूला वी अपॉन यू होल स्क्वायर। अगर वी एम यानी अगर वेलोसिटी ऑफ मिरर भी गिवन है तब कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। यहां से शुरुआत हो रही है मिरर में मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन की। अब आप देखिए कि जहां मिरर्स के साथ दूसरे टॉपिक्स अगर कंबाइन होने लगे तो वहां से आईआईटी एडवांस लेवल शुरू हो जाता है। तो मिरर के साथ हम मैकेनिक्स को कंबाइन कर लेंगे, कभी वेव मोशन को कंबाइन कर लेंगे, कभी सिंपल हार्मोनिक मोशन को कंबाइन करेंगे, मैकेनिक्स और इन सब का कॉम्बिनेशन, ये हमारा आईआईटी एडवांस लेवल की प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर आप सारे के सारे लेसन्स आप प्रॉपरली फॉलो करते आ रहे हो बच्चों, ठीक है ना, मुझे भले ही यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे, भले ही मुझे एक सेशन और बढ़ाना पड़ जाए मिरर्स से रिलेटेड तो मैं बढ़ा दूंगा। आज अगर पूरा कवर नहीं हो पाया ये मेरा, मुझे सारे लेवल के प्रॉब्लम्स आपसे मेरा प्रॉमिस ना कराऊंगा। हो सकता है कि मैं अगला सेशन भी ये मैं चाहूंगा कि ये कंटिन्यू हो जाए, आपका फायदा रहेगा इसमें, और अगले सेशन में भी मिरर से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर कुछ बच जाते हैं आज तो अगले सेशन में ले लेंगे, अगले टर्न से अपन स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू रहेगा ऑप्टिक्स आपका। ये अगले टर्न से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले बता दिया आपको, अभी मैं यहां दोबारा आपको प्रॉब्लम पे लेके चल रहा हूं। मान लिया मेरे के मिरर की प्रॉब्लम मुझे कितनी दी हुई है, सपोज थोड़ा सा मिटा दूं यार इसको ताकि साफ साफ दिखने लगे, आपने नोट कर लिया होगा। ये मुझे मेरे मिरर की प्रॉब्लम दी हुई, स्पीड दी हुई है कितनी, सपोज ये स्पीड दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों कुछ नहीं, सारी वैल्यूज दी हुई है, आपको इस फॉर्मूला में कैलकुलेट करके सब्सटीट्यूट करके कैलकुलेट करना है। अब क्या कैलकुलेट करना है आपको, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ इमेज सब दिया हुआ है। अब वी आई की वैल्यू कितनी होगी, सब डेटा आपको दिया हुआ है, यहां इस डेटा में आप सब्सटीट्यूट करेंगे, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, अब ये भी आ जाएगा। तो अगर मिरर स्टिल है तब भी कैलकुलेट कर सकते हो, अगर मिरर मोशन में तब भी कैलकुलेट कर सकते हो। एक बात और, अगर मिरर रिवर्स डायरेक्शन में मूव करे तो मिरर की स्पीड में प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस कर देना। आप इतनी बात तो 12th वाला बच्चा जानते ही होगा, बेटा नोट कर लो। अब मेरा जो ऑब्जेक्ट में मूव कर रहा हूं वो मैं ऑब्जेक्ट को कैसे मूव कर रहा हूं, देखो जरा यहां, ऑब्जेक्ट मूविंग सारे आज के जो मैक्सिमम केसेस हैं वो ऑब्जेक्ट और मिरर के मींस मोशन के डिफरेंट डायमेंशन है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वेज में कैसे ऑब्जेक्ट मूव करता है। ऑब्जेक्ट मूविंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस से अपवर्ड, ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव कर रहा है। तो अरे यार आप तो आप सोचोगे यार ये किस मुसीबत फंस गए, ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव कर रहा है तो कैसे बात बनेगी, फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, करना क्या है हमें कैलकुलेट। अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव कर रहा है, उसकी अपवर्ड मोशन की स्पीड दी हुई है, तो उसकी इमेज ऑफकोर्स बिल्कुल डाउनवर्ड मूव करेगी, तब उसकी डाउनवर्ड इमेज की स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करें। घबराना नहीं बच्चों, आसान है ये भी। हाँ, यहां से लेवल थोड़ा और हायर हो गया। देखो ध्यान से समझो तो समझ में सब आ जाएगा। ये मेरा वही चिर परिचित मेरा कॉनकेव मिरर है। क्यों ले रहा हूं बार बार, मुझे इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है इसलिए ले रहा हूं। ये एफ हो गया, ये सी हो गया, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डालना है, मुझे वैल्यूज कैलकुलेट करना नहीं सिखाना मुझे। मेरा ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, कहां लूंगा, ये 20 है और ये 40 है, तो मैं 30 पे लूंगा ताकि इसकी इमेज कहां बने, इसकी इमेज बने ऑफकोर्स 60 सेंटीमीटर। ये मुझे कैलकुलेशन का टाइम मुझे सेव करना है। मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो टुवर्ड्स द मिरर मूव नहीं कर रहा, मेरा ऑब्जेक्ट अब मूव कर रहा है अपवर्ड, इस डायरेक्शन में। ये स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये इसकी हाइट है HO। तो जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट, ये मेरा ये टिप दिखा रहा हूं ऑब्जेक्ट की,
ये जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट है ये मेरा, है ना, जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट की टिप ऊपर जाती जाएगी HO वो भी बढ़ता जाएगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ेगा तो हाइट ऑफ इमेज भी बढ़ती जाएगी, इसकी इमेज भी डाउनवर्ड मूव करेगी, तो ये हो जाएगी स्पीड ऑफ इमेज। समझ गया ना? यहां पर फिक्स क्या है फिर, यू कांस्टेंट कितना 30 ले लिया मैंने, और v कितना, ये भी कांस्टेंट, ये कितना, ये भी 30, सॉरी ये 60 हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर, ये हमें बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट इसी लोकेशन पर बनेगी, 30 सेंटीमीटर के ऊपर रहेगी ऑब्जेक्ट की लोकेशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ मूव नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड, है ना। और इमेज इसकी 60 सेंटीमीटर मार्क पर बनी हुई है, इमेज भी अपनी जगह से आगे पीछे नहीं जा रही है, बल्कि इमेज का जो टिप है वो नीचे जाता जा रहा है, मतलब हाइट ऑफ इमेज टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही है। तो बिल्कुल समझ गए आप कि VO हो जाएगा, क्या हो जाएगा, d by dt of height of object, and VI हो जाएगा, बोलो, d by dt of, yes, height of image। अगर ये दिया है तो मुझे ये निकालना है, कैसे निकालेंगे देखते हैं, नोट कर लो बेटा, प्रॉब्लम है ये। हो सकता है आप लोग में से कुछ ट्राई भी कर रहे हो, जो थोड़े बच्चे एक्टिव होंगे वो समझ गए होंगे करना क्या है हमें, और मैं तो चाहूंगा कि आप करते जाओ। और अगर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हम सर ही करके बता दें, हम तो बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा आगे क्लास में होते ना तो आपसे आइडिया लेता, बच्चों बताओ क्या करना है हमें। खैर अभी वो टाइम नहीं है, ज्यादा बातों का भी टाइम नहीं है। आप समझ गए कि मुझे HO और HI को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करना होगा। तो सवाल ये है कि HO और HI जुड़े किससे? हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, M इज इक्वल टू होता है HI अपॉन HO, ये होता है माइनस V अपॉन U होता है ना, इज इक्वल टू HI अपॉन HO, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं माइनस V HO इज इक्वल टू U HI लिख सकता हूं ना। अच्छा यार, मैं एक काम ये करता हूं, मैं इस टर्म को पहले लिख लूं, कोई दिक्कत नहीं है, UHI पहले लिख लिया इज इक्वल टू माइनस VHO बाद में लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक स्टेप कम हो जाएगी। तो अब आप क्या बोलेंगे, क्या करना है मुझे, हाँ इसको डिफरेंशिएट करना है, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो U d बाई dt ऑफ HI प्लस HI, ठीक है ना, d बाई dt ऑफ U इज इक्वल टू माइनस आ गया, तो मैंने ब्रैकेट यूज कर लिया, यहां आ गया V d बाई dt ऑफ HO, ठीक है ना, प्लस HO d बाई dt ऑफ VU, V आ गया, ठीक है ना, d बाई dt ऑफ, सिंपल, ये मैंने प्रोडक्ट रूल यूज किया है यहां पर और कुछ भी नहीं किया, प्रोडक्ट फॉर्मूला d बाई dx ऑफ u v, क्या होता है d बाई dx ऑफ u v, u d बाई dx ऑफ v प्लस v d बाई dx ऑफ u, प्रोडक्ट रूल यूज किया है। कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल, सबको मालूम है, ये 11 में पढ़ा हुआ है, आप प्रोडक्ट रूल देख लेना, कोई मुश्किल नहीं है, हमने बहुत सारे ऐसे इसके डेरिवेशन किए। ओके बेटा, अब जरा यहां ध्यान दो, देखो आप देखोगे ये है u और ये क्या है DHI अपॉन dt, DHI हाइट बढ़ती जा रही है टाइम के साथ साथ, अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर तो उसकी हाइट बढ़ती जाएगी, ऑब्जेक्ट की तो इमेज की हाइट भी बढ़ती जाएगी, तो ये हो जाएगी हाइट ऑफ इमेज प्लस, अच्छा अब u कांस्टेंट है, u चेंज नहीं हो रहा है ना, u चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये हमारा ये टर्म 0 हो जाएगा, बिकॉज u इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इज इक्वल टू, यहां आ गया माइनस, अब यहां आ गया ये v और ये d बाई dt ऑफ HO, तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहां भी वही वाली बात आएगी कि v भी कांस्टेंट है, अगर u कांस्टेंट है तो v भी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये 0 ले लिया मैंने, है ना, दिक्कत तो नहीं आ रही ना, आना भी नहीं चाहिए। ओके, प्रैक्टिस करोगे, सारे खेल तो प्रैक्टिस करते करते सारी प्रॉब्लम्स आपकी आसान हो जाएगी। मैं आपको डिफिकल्ट लेवल पे जानबूझ के लेके जा रहा हूं ताकि आपका न्यूमेरिकल्स का डर निकलना मुझे आपको न्यूमेरिकल्स का डर। ओके,
तो अब मुझे क्या निकालनी थी, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो ये टर्म को मैं यहां लिखूंगा, है ना। तो वी आई इज इक्वल टू माइनस वी ओ इंटू वी अपॉन यू। प्रॉब्लम सॉल्व हुई। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर दी हुई है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कैलकुलेट हो जाती है। थोड़ा और इजी कर दूं इसको मैं, वी आई द वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। क्या होता है, ये होता है मैग्निफिकेशन। ये भी यूज कर सकते हो। और क्या यूज कर सकता हूं, हाँ और आगे भी यूज कर सकता हूं। क्या यूज कर सकता हूं, वी आई यहां से ले लूं, वी आई इज इक्वल टू वी ओ, और एम क्या होता है, एफ अपॉन एफ माइनस यू। अगर ये सब कर लिया तो प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी आपकी। चलो अब मैं ऑब्जेक्ट की कुछ स्पीड रख देता हूं। कितनी रख दो, 5 मीटर पर सेकेंड रख दो यार। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड। अब आपके लिए इसका कैलकुलेट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं इस वाले फॉर्मूला से आपको करा रहा हूं। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज वी आई इज इक्वल टू वी ओ, कितना दिया हुआ है मुझे, अपवर्ड है ये बेटा, मूविंग अपवर्ड, कितना 5, ठीक है, ओके 5। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन ये शो कर रहा है ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जाएगा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में तो उसकी इमेज जाएगी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों, ये फॉर्मूला भूलना नहीं। मैं फॉर्मूला यहां पर आपको लिखवा दूं। अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है वर्टिकली अपवर्ड तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मूला ये है, मैं लिखवा रहा हूं, यहां लिखा रहेगा। ये आप जरा देखना नहीं, देखना इसको ध्यान से बेटा। मीन्स मुझे बताना, अगर क्लास में होते तो मैं आपसे पूछता कि बेटा ये फॉर्मूला जल्दी बताओ। तो ये हो जाएगा v अपॉन यू इज इक्वल टू हो जाएगी ये वी ओ इंटू एम, इज ऑल्सो ये हो जाएगा वी आई इज इक्वल टू वी ओ इंटू एफ अपॉन एफ माइनस यू, ठीक, ओके। अब ये इसकी कैलकुलेशन कोई खास मायने नहीं रखती आपके लिए। तो ये कितना हो गया -60, ये कितना हो गया -30, ये कैंसिल हो गया। तो अब मेरा आंसर कितना आएगा, देखो बच्चों जो आपको बड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, तो अब वेलोसिटी ऑफ इमेज अपवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ इमेज सॉरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी -10 मीटर पर सेकेंड। नोट कर लो बेटा। Okay, now I am going to make the things a little bit more complicated, लेकिन घबराना नहीं, ये भी आप कर लोगे। अब एक ऐसा डेटा आपके लिए लेके आ रहा हूं जो आपको क्लास 11th में मैकेनिक्स में भी काफ़ी यूज़ होगा, शायद किया हो, 12th में तो आगे बहुत यूज़ होने वाला भी है। अभी यूज़ होगा, रिफ्लेक्शन में भी यूज़ होगा, आगे रिफ्रैक्शन हम शुरू करेंगे, रिफ्रैक्शन में भी शुरू होगा ये। तो अब मेरा ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, टुवर्ड्स द मिरर भी नहीं कर रहा और अपवर्ड भी मूव नहीं कर रहा, तो फिर मेरा ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, माई ऑब्जेक्ट इज नाउ मूविंग, ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्लिकली, ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्लिकली। ये मिरर है, वही फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, वही कॉनकेव मिरर मैंने लिया टाइम सेव करने के लिए। ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है टुवर्ड्स पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ये टुवर्ड्स द मिरर भी मूव नहीं कर रहा, ये अपवर्ड भी मूव नहीं कर रहा, बट ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसकी स्पीड है वीओ ऑब्लिकली। तो ऑब्लिकली मतलब ये एंगल भी तो दिया होगा, ये एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री। अब बच्चे काफी, एक तो ऑब्जेक्ट ऑब्लिकली मूव कर रहा है, दूसरा एंगल 37 उठा लाइए, ये कहां से, तो यार ये प्रॉब्लम रखो यार, इसको एक तरफ सरकाओ, दूसरा प्रॉब्लम देखें। बेटा आसान है, मुश्किल नहीं, देखो करते हैं इसको, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड है ना प्रॉब्लम ये, लेकिन फिर भी देखना आपको कितना आसान लगेगा ये प्रॉब्लम। तो ये वाली प्रॉब्लम जरा जल्दी जल्दी नोट करते हैं। आप डेटा लिख लो, जब तक डायग्राम ड्रॉ कर लो, ओके। इसके पहले कि आप ये डेटा नोट कर ले, एक बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। इट इज रिलेटेड विथ राइट एंगल ट्रायंगल, और ये डेटा सब लोग याद रखना, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कौन बच्चा नहीं जानता, हर बच्चा जानता है। अगर ये मेरा
हाइपोटेनियस 5 दिया हुआ है, और अगर अगर मुझे मान लें कि ये साइड दी हुई है, मान लूं मैं कि ये साइड दी हुई है सपोज 4, या ये 4 मान लूं और ये 3 मान लूं, है ना। अगर राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर 4 होता है, बेस 3 होता है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी होती है? 5 होती है, सब जानते हैं। या आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 8, 3 2 6, तो ये 5 2 10 आएगा। या 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, 3 3 9, तो 5 3 15। तो सब में कॉमन क्या है? याद रखो, ये वाली जो साइड है इसकी वैल्यू हमेशा आती है। चलो मैं एक काम करता हूं, इसको 3 ले लूं और आसान कर दूं मैं थोड़ा सा। यहां पर 37 दिया हुआ नहीं, तो याद रखो किसी भी ट्राइंगल में बिगर एंगल के सामने, बिगर साइड के सामने, बिगर एंगल के सामने वाली साइड बिगर होती। तो अगर ये मैं 37 डिग्री ले रहा हूं तो ये मेरा एंगल हो जाएगा कितना? 53 डिग्री, और ये वाली साइड मेरी 4 हो जाएगी। अब ये बच्चों भूलना नहीं, अगर हाइपोटेनियस 5 है, बेस 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, तो याद रखो दोनों एंगल्स या तो एक 37 होगा या एक दूसरा 53 ही होगा, कोई दूसरा एंगल इसके अलावा नहीं हो सकता। ये प्रॉब्लम एडवांस लेवल में ही पूछी जाती है और ये सबको मालूम होना चाहिए। बहुत यूज किए, बहुत यूज किए। अभी यहां बता रहा हूं आपको, मैकेनिक्स में भी यूज होगी, मैकेनिक्स के अलावा ये रिफ्रैक्शन में भी यूज करने वाला हूं। तो अब मुझे आप सब बताएंगे बच्चों यहां कि अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है से विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, तो अब इसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे। ये इसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट हो गया, ये इसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो गया। बाकी फॉर्मूले वही लगाने जो अपन अभी तक सीख चुके हैं। तो अब यहां मैं जरा देख लूं, याद रखना बच्चों, इसको भूलना नहीं, जो वैल्यू आपको बता रहा हूं। देखो cos 37 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 4/5 इज इक्वल टू साइन 53 डिग्री। ये बच्चों भूलना नहीं, बहुत काम का डेटा है ये। लाइकवाइज साइन 37 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? साइन 37, देखो जरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये साइन 37 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 3/5। साइन 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा cos 53 डिग्री। ये भूलना नहीं, इतना नोट करिए। ठीक है, अच्छा, अब हमने पढ़ा था, हमें निकालना क्या है? मुझे निकालना, अगर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरी दी हुई कितनी? 5 मीटर पर सेकेंड एट 37 डिग्री, तो मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज अवे फ्रॉम द मिरर, अवे फ्रॉम द मिरर। तो अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो इसकी इमेज कहां बनेगी? इमेज ऑफकोर्स यहां बनेगी। और इसकी इमेज का ये कंपोनेंट कितना होगा? इसकी इमेज का ये कंपोनेंट होगा Vxi। ये क्या होगा? V, ये मीन्स क्या? ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट Vox। ये क्या होगा? Voy। अभी यही तो पढ़ा था तो हमने, ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड्स द मिरर, उसका फॉर्मूला याद रखना होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड्स, फॉर्मूला याद रखना होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस रही है। ये प्रॉब्लम जितनी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है आपको, उतनी आसान नहीं है। इसी तरह ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है, ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट और ये होगा वेलोसिटी का y कंपोनेंट, Vy i, या Vy लिख दूं, वेलोसिटी का y का दिख रहा है। ये थोड़ा और डायग्राम बड़ा करके बना, Vy का ये y कंपोनेंट है। अब ये दोनों कंपोनेंट्स निकालने हैं मुझे। मैं तो अभी आपसे एक ही चीज पूछ रहा हूं क्वेश्चन में कि ये वेलोसिटी, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्लिकली मूव कर रहा है तो इसकी इमेज अवे फ्रॉम द मिरर कैसे मूव करेगी? परपेंडिकुलरली। ये निकालना है, तो ये भी निकाल लेंगे और ये भी निकाल लेंगे। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला तो वही है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस आता है ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट V/u होल स्क्वायर। जब ऑब्जेक्ट मूव करता है टुवर्ड्स द मिरर, अलोंग द एक्सिस टुवर्ड्स द मिरर, तब ये वाला फॉर्मूला आता है वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का। तो यहां मुझे ये कितना दिया हुआ है? ये वाला कंपोनेंट कितना दिया? अगर ये वेलोसिटी 5 है तो ये क्या होगा? ये होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का x कंपोनेंट, तो माइनस Vox लिख दूंगा मैं यहां, और ये हो जाएगा V वेलोसिटी ऑफ इमेज का x कंपोनेंट। और ये v और u हमारा वही डेटा है जो हम यूज करते आ रहे हैं। तो ये देखो कितनी जल्दी आ गया, ये हो गया 4, ये हो गया -60, ये हो गया -30, ये 2 हो जाएगा, तो -4 2 8 मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। ठीक,
चलो आप बोलेंगे ठीक है साहब ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन इसका क्या करें, ये भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है परपेंडिकुलरली अपवर्ड, ये कैसे निकालें? तो ये भी वैसे निकालेंगे जैसे इसके पहले केस क्या था, उसका फॉर्मूला ये रहा। तो अब ये तो हुआ आपका अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैं निकाल रहा हूं वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, यानी v ये निकाल रहा हूं मैं, वी आई वाई इज इक्वल टू माइनस वी ओ वाई इंटू वी अपॉन यू। ये वाला फॉर्मूला इसके पहले आपको मैंने समझाया था, इस फॉर्मूला का प्रूफ आपको मैंने समझाया था इसके पहले, तो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होगा। अब आप समझ गए होगे एक बात कि इन सब प्रॉब्लम्स को करने के लिए हमें बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल करना पड़ेगी आपको। तो वी आई वाई इज इक्वल टू माइनस वी ओ वाई मेरा कितना दिया हुआ है, ये देखो ये आपका हो गया वी ओ वाई, इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट वी ओ वाई हो गया 3 इंटू ये माइनस 60 अपॉन ये माइनस 30, ये हो गया 2। तो अब इमेज का ये वाला कंपोनेंट आएगा वी आई वाई इज इक्वल टू माइनस 6 मीटर पर सेकेंड। तो मजा आया ना आपको बच्चों इस प्रॉब्लम को समझने में? कहां आप सोच रहे होगे कि अरे यार ये क्या 37 डिग्री दिया हुआ है, 53 डिग्री दिया हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट ना तो इसे अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है और ना ही अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ऑब्लिक डायरेक्शन में। और ये जितनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है आपने देखा उतनी ही इजी हो गई, सबसे इजी तो ये हो गई, लेकिन इसके पहले सारे जितने भी केसेस थे आपको वो अच्छी तरह से उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बच्चों मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था कि देखो मिरर्स के भी और अभी तो ढेर लगा है बेटा, अभी कुछ और प्रॉब्लम मुझे कराने, तो मैं एक चीज़ ये मैंने अभी डिसाइड की है, क्योंकि इस क्लास का टाइम एंड होने वाला है और मुझे बड़ी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स अभी रह गई मिरर से रिलेटेड, अगले टर्म में मुझे कंटिन्यू करना है ये, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करना है। तो 2-3 जो छोटी छोटी प्रॉब्लम बची हुई हैं मिरर की, वो मैं अगले टर्म में ले लूंगा, उस अगले टर्म में हम फिर स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जब तक आप इसको भी अच्छी तरह से रिवाइज करके आइए आपको टाइम मिल जाएगा, और जितना टाइम आप प्रैक्टिस में लगाओगे उतना ही आप समझने में भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अगले सेशन में अपनी मुलाकात होगी जल्दी, आप इसको रिवाइज कर लीजिए और अगले टर्न में हम इससे रिलेटेड और डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, और आपके लिए जैसा कि आपको बताया था मैंने कि आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाली है। इसके साथ साथ हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी शुरू करेंगे। टिल देन गुड बाय।